गाइस आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है BCOE 143 फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज जो हम अपनी ये वीडियो बनाने जा रहे हैं इसमें हम आपको असाइनमेंट 22-23 का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। हर क्वेश्चन का हमने इसमें हैंड रिटन सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। इसका PDF जो है वो आपको हमारी नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसका डायरेक्ट PDF जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम इसमें हर क्वेश्चन का जो आपको रिटन सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करेंगे। ये जो असाइनमेंट है ये मोस्टली उन स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल होगा जो कि इग्नू BCom G से BCom कर रहे हैं और जो असाइनमेंट सबमिट करेंगे या तो दिसंबर 22 या फिर दिसंबर 22 के लिए, या फिर आप बोल सकते हैं कि जून 23 के लिए, या फिर दिसंबर 22 के लिए भी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसमें क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। तो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल जो है ये इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में हम कैपम भी कह सकते हैं। तो ये इसमें क्या होता है ना कि ये जो मेथड है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा, अंडर दिस मेथड रिटर्न ऑन एनी सिक्योरिटी डिपेंड ऑन द रिस्क लेवल दैट इज अटैच टू द सिक्योरिटी। तो इसमें जो क्या है ना, इसमें कि जो हमारी जो सिक्योरिटी होती है, लाइक हमारी इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर, जिससे भी हमारी कैपिटल जो होती है वो हमारे पास आती है, उसमें जो रिस्क अटैच होता है, लाइक उसमें दो तरह के रिस्क होते हैं। फर्स्ट इज अनसिस्टमैटिक रिस्क एंड सेकंड इज सिस्टमैटिक रिस्क। तो अनसिस्टमैटिक रिस्क जो होता है ये क्या होता है, ये कंपनी के इंटरनल फैक्टर्स की वजह से आता है, और जो सिस्टमैटिक रिस्क होता है वो जो होता है वो आउटसाइड फैक्टर्स की वजह से आता है, लाइक इन्वायरमेंटल फैक्टर जो कि कंपनी के हाथ में नहीं होते। अब इसका एक फॉर्मूला भी होता है कैपम का, जो कि इसको हम डिनोट करते हैं KE से। जो इसका फॉर्मूला होता है वो है RF, मतलब रिस्क फ्री रिटर्न, प्लस बीटा। बीटा जो होता है वो ये डिनोट करता है कि कितना हमारा सिस्टमैटिक रिस्क है, मतलब आउटसाइडर रिस्क है, प्लस में हम और फिर मल्टीप्लाइड बाय जो हमारा हमारी जो मार्केट रेट है, माइनस में रिस्क फ्री, जो मार्केट की वैल्यू है वो हम मार्केट की वैल्यू माइनस रिस्क फ्री रिटर्न, उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बीटा से, जो कि हमारा रिस्क फैक्टर होता है। अगर हमारी कंपनी में रिस्क ज़्यादा है तो हमें रिटर्न ज़्यादा देना पड़ेगा, और अगर रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम होगा। अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था वो है अ बॉन्ड ऑफ 5000। इसमें हमारा क्या है, इसमें हमें एक बॉन्ड गिवन है जो कि हम बोल सकते हैं कि 5000 रुपये का है, जो कि इसमें बताया हुआ है कि वो रिडीमेबल है आफ्टर 10 ईयर्स, जिसका कूपन रेट गिवन है 12%, और ये बोला है कि जो हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो भी 12% है। तो इसमें ये दोनों सेम है। तो अब हमसे पूछा है कि कितनी वैल्यू हमें मिलेगी अगर बॉन्ड की जो मैच्योरिटी है वो 8 ईयर्स पे हो जाए, या बॉन्ड की जो मैच्योरिटी है वो 10 ईयर्स पे हो जाए। तो अगर बॉन्ड की मैच्योरिटी 8 ईयर्स पे होगी तो हमें कितनी वैल्यू मिलेगी, पहला हमें रिडीमेबल वैल्यू गिवन है, दूसरा इंटरेस्ट रेट गिवन है, और तीसरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमें गिवन है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ईयर्स ऑफ मैच्योरिटी हम फर्स्ट लेंगे पहले 8 ईयर्स, और इंटरेस्ट हमें कितना मिलेगा हर मंथ, वो हमें लेना होगा 5000 इंटू में जो हमें गिवन है 12%, दैट इज 600 पर ईयर हमें मिलेगा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें हम अपनी वैल्यू निकाल लेंगे। लाइक बॉन्ड की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी इंटरेस्ट का प्रेजेंट वैल्यू, प्लस में जो 5000 होगा उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू। तो हमें इसकी जो वैल्यू निकालनी है, जैसे ये बोला ना, इसमें हमें क्या निकालनी है, मैच्योरिटी ऑफ बॉन्ड, हमें बॉन्ड की वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू अगर निकालेंगे और अगर वो 8 ईयर्स पे मैच्योर होता है तो उसमें वैल्यू कैसे निकलेगी हमारी, 600 इंटू में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, जो कि क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होगा 8 साल का, क्योंकि 8 साल तक तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा, प्लस 5000 वैल्यू मिलेगी हमें 8th ईयर की मैच्योरिटी पे। तो हम क्या करेंगे, हम 8 साल का 12% के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू क्यूमुलेटिव फैक्टर लेंगे, प्लस 5000 की प्रेजेंट वैल्यू लेंगे। अब जब हम दोनों की प्रेजेंट वैल्यू ले रहे हैं तो इसमें 5000 आएगी। कैसे, क्योंकि जो हमारा इंटरेस्ट रेट है और जो हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो दोनों सेम है, और अगर वो दोनों सेम होते हैं तो फिर 600 जो 12% है मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको 12% से ही, तो ये 5000 आएगी। ऐसे ही 10 ईयर्स पे भी 5000 आएगी। क्यों, क्योंकि 10 ईयर्स में भी हमारा जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है और जो कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट है हमारा, वो क्या है, वो दोनों सेम है, इसलिए इसकी वैल्यू 8 ईयर्स में भी 5000 आएगी और 10 ईयर्स में भी 5000 आएगी।
अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस का मतलब जिन चीज़ों से हमें लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए, हमारा वो फाइनेंस जो कि लॉन्ग टर्म होता है, लाइक इक्विटी शेयर्स, जिसमें कि हम बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं ले सकते क्योंकि वो शॉर्ट टर्म होता है, क्योंकि वो विद इन 12 मंथ्स हमें रीपे करना होता है। तो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस का मतलब है जो 12 मंथ से ज़्यादा के लिए हमें पैसा देते हैं। फर्स्ट इक्विटी शेयर, ये तो होगा ही होगा क्योंकि ये इनफाइनाइट पीरियड के लिए होता है। प्रेफरेंस शेयर, हाँ वो भी विद इन 1 ईयर तो नहीं, मोर देन 1 ईयर के लिए ही होते हैं। डिबेंचर्स वो भी वन ईयर प्लस ही होते हैं। वेंचर कैपिटल, लीज फाइनेंसिंग, लीज जो होती है वो भी हम मोस्टली 1 ईयर के प्लस ही होती है। और वारंट्स, सबसे पहला इक्विटी शेयर, जैसे कि हमें पता है शेयर्स जिनके पास राइट होते हैं, वो लोग इक्विटी शेयर होल्डर, वो लोग जो कि जिनके पास डिविडेंड का राइट होता है, और जिनके पास हम क्या करते हैं, अगर हमारी कंपनी में कोई भी चेंज करना है तो उसके ऊपर वोटिंग का राइट होता है। दूसरा आते हैं हमारे प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स जिनका डिविडेंड जो होता है वो फिक्स होता है, प्लस उनके पास कोई राइट नहीं होता कि वो हमारे कंपनी के किसी भी डिसीजन में इंटरफेयर करें। और ये जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं, रेदर हम इन्हें डिस्क्राइब करेंगे ये कितने टाइप के होते हैं, लाइक क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग एंड कन्वर्टेबल, जो कि हमारे कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी शेयर्स में आफ्टर सम टाइम। और नॉन कन्वर्टेबल और रिडीमेबल, कुछ जो शेयर्स होते हैं वो रिडीमेबल भी होते हैं कि इतने साल में आपके रिडीमेबल हो जाएंगे। डिबेंचर्स आर ऑलवेज रिडीमेबल, और इनमें कोई राइट नहीं होता हमारे पास कि कोई वोटिंग राइट होगा या आपको जो मतलब किसी भी तरीके का जो इंटरेस्ट है वो हमें इसमें फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है वो देना होता है। और इनकी 100% ये होता है कि ये मैच्योर होंगे ही होंगे। अब इसमें ये टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स हमें दिखाने पड़ेंगे कि कितने टाइप्स के डिबेंचर्स होते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट अपना वेंचर कैपिटल। ये वेंचर कैपिटल क्या होते हैं? ये दिस इज अ फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग विच हैज़ ग्रोन इन द पास्ट 2 decades with the startups coming up in the concept of venture capital has taken a leap. It is a form of financing for new and highly likely ventures. ये दो कंपनी जो मिल जाती हैं, दो कंपनी का जो मर्जर होता है तो उसे कहते हैं हम वेंचर कैपिटल। अब इसमें दिखाना पड़ेगा हमें स्टेजेस ऑफ वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग। इसमें कितनी स्टेज होती हैं वो, जैसे कि पहली स्टेज होती है हम प्लानिंग करते हैं, फिर हम स्टार्टअप मतलब हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद उसका एक्सपेंशन, और इसमें पब्लिक ऑफरिंग्स भी होता है, और उसके बाद एक्विजिशन ऑफ ए प्रोडक्ट लाइन बिजनेस, और उसके बाद इसका रीइस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस। ये कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है। दूसरा होता है लीज फाइनेंसिंग। लीज फाइनेंसिंग में हम एक तरह से ये रेंट ही होता है, बट ये फॉर लॉन्ग टर्म होता है और ये बहुत बड़े लेवल पे होता है। जो कि हम लाइक रेंट में क्या होता है कि हमारे पास राइट नहीं होते कि कभी भी उस प्रॉपर्टी पे हमारा राइट हो जाएगा, लेकिन जो लीज होता है उसमें आफ्टर सम टाइम या आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड उसके बाद वो प्रॉपर्टी जो है वो भी हमारे पास उसका राइट आ जाता है। जैसे कि लीज जो होती है 2 टाइप्स की होती है, फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज, और ये सब टर्म्स हैं। लीज में लेसर किसको कहते हैं, लेसी किसको कहते हैं, लीज रेंटल्स किसको कहते हैं, लीज टर्म क्या होगा कि हमारे कितनी पीरियड की लीज है। अब सेकंड आता है वारंट्स। वारंट्स क्या होते हैं? स्टॉक वारंट्स आर द डेरिवेटिव्स। ये एक तरह से डेरिवेटिव होते हैं विच गिव द राइट टू इन्वेस्टर बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल द सिक्योरिटी बिफोर इट्स एक्सपायर्स। मतलब इस पे आपका राइट, आपके पास इसमें राइट ये होता है कि आप जो है एक तरह से आप बेट कर सकते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा या प्राइस नीचे जाएगा, और इसमें ऑब्लिगेशन ही होती है कि वो आपको ख़रीदना ही है। उसका जो डिफरेंस है, लाइक अगर आपने 100 पे बेट लगाई है कि इसका प्राइस 120 होगा, तो ज़रूरी नहीं कि आपको 120 पे जब वो हो जाता है तो आपको ख़रीदना है। आप जो 20 प्रॉफिट है सिर्फ वो लेके भी आप उससे एग्जिट कर सकते हो। अब सेकंड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन जो आता है नेक्स्ट वो है, इसमें हमें कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट गिवन है। मतलब ये एक कैपिटल बजटिंग का हमारा क्वेश्चन था। इसमें हमें कैश फ्लोज गिवन है, जो कैश हमारे इनफ्लो होंगे वो अगले 5 ईयर्स के गिवन है, और हमसे पूछा गया नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट।
और कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें गिवन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल लेंगे और इन सब का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और उस प्रेजेंट वैल्यू को हम कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में से माइनस कर देंगे। उससे हमें पता लगेगा कि हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट कितनी है। तो यही हमने किया, इन सब की नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली और इसको हमने माइनस में कॉस्ट ऑफ मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो से माइनस कर दिया। एनपीवी हमारी नेगेटिव आई है, सो प्रोजेक्ट इज नॉट प्रॉफिटेबल। अब सेकंड हमारा था वॉल्टर वैल्यूएशन मॉडल। इसमें हम ये पूरा डिस्क्रिप्शन है और इसमें कुछ एजम्पशन होती है, हमें वो भी लिखनी होंगी इस क्वेश्चन में। और ये सब करने के बाद हमें जो ये एजम्पशन लेता है, एजम्पशन मतलब अगर हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं तो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये चीज़ होगी ही होगी। अब नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब ये हमारे जो फैक्टर हैं जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इफेक्ट करते हैं, डेट इज रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट, रियल इंटरेस्ट रेट, परचेजिंग पावर, प्रीमियम एंड बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, ये सब हमें यहाँ पर डिस्क्राइब करने होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो था क्वेश्चन नंबर 7। हमें इसमें क्या करना था, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज ऑफ फर्म ए निकालनी थी। तो हमें अब ऑपरेटिंग लिवरेज अगर हम निकाल रहे हैं तो सबसे पहले हमें ज़रूरी है इसका फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग लिवरेज का कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। यहाँ पर ईबीआईटी से हमारा मतलब है, ईबीआईटी से हमारा मतलब है इंटरेस्ट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब वो अर्निंग जिसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है और टैक्स भी इंक्लूडेड है। अब यहाँ पर सेल्स हमें गिवन है, माइनस वेरिएबल कॉस्ट हम माइनस कर देंगे, कंट्रीब्यूशन हमारा आ गया, मतलब न्यूमरेटर हमारा आ गया। अब माइनस फिक्स कॉस्ट करेंगे तो ईबीआईटी आ गया। तो इसमें हमें ये कहना था कि ईबीआईटी के कंपैरिजन में कंट्रीब्यूशन जो हमारा है वो कितना गुना है। तो दैट मीन्स पर 1 रुपी ऑफ ईबीआईटी के लिए 1.455 जो है वो हमारा कंट्रीब्यूशन अवेलेबल है। तो ऐसे हम निकालेंगे इसमें ऑपरेटिंग लिवरेज। अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था वो है M&M मॉडल ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर विदाउट टैक्सेस। अब ये एक मॉडल होता है जिससे कि क्या करते हैं, हम कैपिटल अपनी जनरेट करते हैं। तो हमें इसके बारे में बताना था कि ये कौन सा मॉडल है, इसमें क्या क्या, इसको एक्सप्लेन करना था पूरा, इसमें हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं वो दिखाने थे। और ये यहाँ क्लोज हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9। अब एक गॉर्डन मॉडल होता है। अब इस गॉर्डन मॉडल की हमें एजम्पशन एंड लिमिटेशन पूछी थी। तो एजम्पशन एंड लिमिटेशन मतलब इसमें हम क्या एज्यूम करके चलते हैं और लिमिटेशन मतलब क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं। तो जो पहला आया था वो था ऑल इक्विटी फर्म, मतलब जो हमारे जितनी भी हमारे कैपिटल हमारी फर्म में आएगी वो सिर्फ इक्विटी के थ्रू आएगी। हम कोई डिबेंचर या कोई डेप्ट किसी प्रकार का या किसी भी तरह का हम प्रेफरेंस शेयर नहीं अलॉट कर सकते। सिर्फ हमें जो कैपिटल जनरेट करनी होगी वो इक्विटी शेयर से ही होगी। सेकंड था हमारा नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, मतलब कि हम किसी एक्सटर्नल सोर्स से नहीं कर सकते। हमें अगर कोई प्रॉफिट लेना भी है तो हमारी रिटेन अर्निंग से ही होगा। और दूसरा कांस्टेंट रिटर्न, इसमें हम ये मान के चलते हैं कि हमारी जो रिटर्न है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी, मतलब वो चेंज नहीं होगी। और इसमें और अब हम इसमें ये मान के चलते हैं जो हमारी इसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी वो भी जो है वो भी हमारी कांस्टेंट होगी, मतलब हमारे जो इंटरेस्ट रेट भी अगर गिवन है तो वो भी हमारा कांस्टेंट होगा। दूसरा द ग्रोथ रेट ऑफ फर्म्स, इसमें हमें क्या करना है कि हमारी जो ग्रोथ रेट होगी वो भी एक तरह से कांस्टेंट होगी। और कांस्टेंट रिटेंशन मतलब हमें अगर हमारा जो रिटेन्ड अर्निंग है, लाइक हमें जो रिजर्व और सरप्लस अपने फ्यूचर के लिए बना के रखने हैं वो भी हमारे कांस्टेंट होंगे। टैक्सेस हमें यहाँ ये माना जाता है कि टैक्सेस हमें कोई नहीं देगा। परपेचुअल अर्निंग मतलब हमारी जो अर्निंग होगी वो लॉन्ग टर्म के लिए होगी। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल ग्रेटर देन द ग्रोथ रेट, मतलब हमारा जो डिविडेंड पर शेयर होगा इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एज ए रिजल्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। हमारा जो डिविडेंड है वो हमारी रिटेन्ड अर्निंग से आएगा। अब ये ऐसे में नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल जो है हमारी वो है हमारी इज डिफाइंड एज अ पीरियड ड्यूरिंग विच अ कंपनी एक्वायर रॉ मटेरियल, प्रोड्यूस गुड्स, सेल्स देम एंड रिसीव कैश फ्रॉम द सेल ऑफ इट गुड्स एंड सर्विसेज। ऑपरेटिंग साइकिल जो हमारी होती है इसका मतलब होता है कि ये हमारे पूरी जो रॉ मटेरियल परचेज करने से लेके फिनिश गुड जब तक हम बना देते हैं उसके सेल करने के बीच के सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं हमारी ऑपरेटिंग साइकिल। लाइक इसमें अलग अलग तरह की स्टेजेस होती हैं। लाइक सबसे पहले परचेजिंग रॉ मटेरियल, पेइंग सप्लायर्स, चेंजिंग रॉ मटेरियल इनटू वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड, फाइनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज सेलिंग फिनिश एंड फाइनल प्रोडक्ट।
और उसके बाद कलेक्टिंग कैश फ्रॉम सेल्स रिसीवेबल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट इज फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज ऑकर व्हेन फर्म यूजेस डेब्ट फंड अलॉन्ग विद इक्विटी कैपिटल। इसका मतलब ये था फाइनेंशियल लिवरेज हमारा वहाँ पर जनरेट होता है जहाँ पर हम डेप्ट भी उठाते हैं। लाइक अगर हमने कोई डेट उठाया है, लाइक अगर हमारे पास डिबेंचर्स हैं और अनसिक्योर्ड लोन और सिक्योर्ड लोन है और इक्विटी भी है, तो वहाँ पर हमारी जनरेट होती है फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज जो होती है वो यही बताती है कि हमारा डेप्ट इक्विटी के अगेंस्ट कितना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फाइनेंशियल लिवरेज का EBIT अपॉन EBT, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय अर्निंग बिफोर टैक्स। मतलब हमारी इक्विटी के लिए जो हमारी अर्निंग्स है वो कितनी मतलब कितने गुना है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की। और इसकी जो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज जो हम मेजर कर सकते हैं वो है परसेंटेज चेंजेस इन अर्निंग पर शेयर अपॉन में परसेंटेज चेंजिंग इन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इनका तो जो चेंज होगा वो हम निकाल सकते हैं कि कितना चेंज हो रहा है अर्निंग्स जो कि हमारी इक्विटी के लिए अवेलेबल है और वो अर्निंग जो हमारी डेटर के लिए जो हमारे डिबेंचर होल्डर हैं या इन सब के लिए जो हमारी अर्निंग है, इससे हम इसकी डिग्री निकाल सकते हैं। अब सेकंड हम आते हैं, सेकंड क्वेश्चन नंबर 12 था हमारा बोमल्स मॉडल ऑफ कैश मैनेजमेंट। ये एक तरह के हमारा कैश मैनेजमेंट का मॉडल होता है जिसमें जैसे कि हम यहाँ पर डिफाइन किया, विलियम बोमल डेवलप्ड अ कैश मॉडल टू डिटरमाइन द ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन कैश अंडर कंडीशन ऑफ सर्टेनिटी। दिस मॉडल वाज डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है एक्सप्लेन क्रेडिट स्टैंडर्ड्स एंड क्रेडिट पीरियड्स। इसमें क्या है कि सबसे पहले हमें क्रेडिट स्टैंडर्ड की डेफिनेशन बतानी है और फिर क्रेडिट पीरियड। क्रेडिट स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं कि हमारे जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं किस बेसिस पे हम सामने वाले को क्रेडिट देंगे, ये उसकी डेफिनेशन है। उसके बाद हम आते हैं क्रेडिट पीरियड पे। क्रेडिट पीरियड क्या होता है? क्रेडिट पीरियड होता है हमारा कि हमें कितने टाइम के लिए क्रेडिट देना है सामने वाली पार्टी को। लाइक अगर हमारा कोई डेटर है तो उसे हम कितने दिन का क्रेडिट पीरियड देते हैं, या फिर अगर कोई हमारा सप्लायर है तो वो हमें कितने दिन का क्रेडिट पीरियड देता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था वो था क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ ABC एनालिसिस। ABC एनालिसिस क्या होता है? ये एक तरह का हमारा जो रॉ मटेरियल होता है वो किस बिहाफ पे हम उसे सेग्रीगेट करेंगे, ये उस बिहाफ उसके रिलेशन में होता है कि अगर कोई A है तो मतलब हमारा मोस्ट वैल्यूएबल रॉ मटेरियल, B कैटेगरी में हम रखेंगे वो जो हमारा थोड़ा सा कम वैल्यूएबल है, और C लीस्ट वैल्यूएबल प्रोडक्ट इन द इन्वेंट्री। दिस इनेबल्स अ कंपनी टू गिव मोर अटेंशन टू द मोस्ट वैल्यूएबल प्रोडक्ट। इससे हमें क्या पता लगता है कि हमारा कौन सा रॉ मटेरियल अच्छी वैल्यूएबल है, कौन सा हमारा कम वैल्यूएबल है, कौन सा हमारा लीस्ट वैल्यूएबल है, जिससे कि हम ये देख पाते हैं कि हमारा जो कम वैल्यूएबल है उस पर हम थोड़ा सा कम अटेंशन दें और जो मोस्ट वैल्यूएबल है उस पर हम थोड़ा ज़्यादा अटेंशन दें। ये था हमारा असाइनमेंट 22-23 का BCOE 143 का। अब अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और असाइनमेंट की सॉल्यूशन चाहिए तो वो आप हमको हमारे चैनल पर कमेंट में लिखकर दे सकते हैं। इस वीडियो के नीचे आप कमेंट में डाल देंगे तो भी हम उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको ऐसे ही असाइनमेंट की और सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।